नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग पूरा ट्रायल हम देख समझने वाले हैं। एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की कैसे होता है, ठीक है, ट्रायल और पूरा का पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। अपील भी देखेंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों, अपराध होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस वे होते हैं जिनके अंदर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वे होते हैं जिनके अंदर वारंट इशू करती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट वारंट इशू करते हैं तभी पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसे कि मैं आपको बताऊं, चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, रेप, ऐसे जितने भी अपराध होते हैं वे कॉग्निजेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल जैसे कि हाथापाई छोटी मोटी जिसमें चोट ना लगे, ठीक है, धोखाधड़ी हो गया, मानहानि हो गया, और बहुत सारे केस है ऐसे वे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसे कि भाई चोरी हो गई, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, ठीक है, इसे छेड़खानी हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि एफआईआर जो दर्ज होती है वो 154 में होती है। सीआरपीसी की धारा 154 में एफआईआर दर्ज हो जाती है। जैसे पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन मार दिया, आ गई, तो पुलिस देखेगी क्या कार्रवाई बनती है, तो धारा 154 के तहत एफआईआर बनती है, ठीक है। जो एनसीआर होती है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होती है, एनसीआर 155 के तहत होती है, कटती है 155 के तहत, ठीक है, जिसमें कि पुलिस डायरेक्ट ही कोई वो एक्शन नहीं लेती है। वो क्या करेगी, वो आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी कि भाई आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट लिख के दीजिए। सीआरपीसी की धारा 200 और 190 के तहत मजिस्ट्रेट के पावर होते हुए 156(3) की जो एप्लीकेशन लगती है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चालू हो जाती है, ठीक है। अब एफआईआर कटने के बाद क्या होता है कि मान लो इसमें कि मूल जो एक्यूज्ड है वो फरार है, ठीक है, तो एक्यूज्ड को धारा सीआरपीसी की धारा 41 के तहत अरेस्ट कर सकते विदाउट वारंट, ठीक है, अगर एफआईआर कट जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सीआरपीसी की धारा 41, दोस्तों सीआरपीसी की धारा 41(b) के तहत जो पुलिस एक्यूज्ड को जो गिरफ्तार कर लेती है, अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद जब थाने में लेके जाती है तो इन्फॉर्म करती है फैमिली को, रिलेटिव को, तो उनका अधिकार बनता है कि धारा 41(b) के तहत उनको बताए कि आपका जो लड़का हमारे पास है, ठीक है। और सीआरपीसी की धारा 53, 54, 167 1 का के तहत मेडिकल कराई जाती है, जिनको पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर पुलिस वालों को लगता है कि ये जो ऑफेंस है ये छोटा मोटा हल्का फुल्का, तो बाकी सीआरपीसी की धारा 336 के तहत पुलिस जमानत पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, पुलिस बेल पे छोड़ दिया जाता है जो बेलेबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर पुलिस वहाँ से नहीं छोड़ती है, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या, सीआरपीसी की धारा 57 के तहत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट के पास जब एक्यूज्ड को पेश किया जाता है, पुलिस वाले करते हैं, तब सीआरपीसी की धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि इसको पीसी रिमांड मतलब पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, रिमांड में, या ना भैया जेसी में भेजा जाए, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। तो 167 के तहत सिर्फ 15 दिन से ज़्यादा, 15 दिन से अधिक तक वो पीसी कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है, एक बार में 15 दिन से अधिक में नहीं भेजा जाएगा। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगे कि भाई ये जो ट्रायल है, मतलब ये जो केस है, ये जो केस है ये 7 साल से अधिक के है, जैसे कि और जैसे मर्डर, रेप, ऐसे कुछ बड़े बड़े केसेस होते हैं, वे सेशन कोर्ट में जाएंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो धारा 209 के तहत क्या, सीआरपीसी की धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट टू सेशन कोर्ट में ट्रायबल होते हैं, ठीक है, फिर वे केस सेशन कोर्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है, अब बेल के बारे में मैंने आपको बताया था, 436 में जो बेल जो मिलती है वो पुलिस जमानत पे मिल जाती है। फिर उसके बाद तो जो सीआरपीसी की धारा 437 के तहत बेल ले सकते हैं, जिसमें कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जब एक्यूज्ड को लाया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जब केस चलता है, तो धारा 437 के तहत बेल मिल जाती है। नहीं मिलते तो अपील सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में 439(a) के तहत अपील कर सकते हैं। जब सेशन कोर्ट में जब केस चलता है तो 439(a) के तहत बेल लेनी पड़ती है। एंटीसिपेटरी बेल होती है, वो 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। एक्यूज्ड को लगे कि भाई अपराधी कोई किसी ने एफआईआर कटवा दी उसके खिलाफ, कि उसको लगे कि मेरे खिलाफ गलत एफआईआर काटी गई है,
तो एंटीसिपेटरी बेल बाहर की बाहर जमानत ले सकता है, उसको कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना ही पुलिस अगर उसको लगे कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकते तो एंटीसिपेटरी बेल ले सकते। 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं ट्रायल। अब जो आईओ होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। वो क्या करता है, वो चार्जशीट बनाता है। चार्जशीट बनाने के लिए उसमें डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेगा, नक्शा बनाएगा, कहाँ पे ये घटना हुई है, कहाँ पे ये सभी गवाह जितने भी गवाह मिलते हैं उनके सीआरपीसी 161 के तहत 161 लिख देना, सीआरपीसी 161 के बयान उनके लेते हैं। ठीक है, 161 के बयान होते हैं जिसमें कि कंप्लेनेंट जो होता है उनके भी बयान होते हैं उसके अंदर। ठीक है, जब आईओ को जब ये लगे कि भाई ये जो जो केस है ये ज़्यादा इसमें उसको लगे कि झूठा फंसाया जा रहा है या फिर कोई गवाह अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है कि कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको सीआरपीसी की धारा 169 के तहत 169 क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगा कोर्ट के समक्ष कि इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो उसको तुरंत ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष मजिस्ट्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट है चार्जशीट। जब चार्जशीट सबमिट पीरियड होता है कि भाई चार्जशीट जो सबमिट होता है, जो चार्जशीट होती है 173 के तहत चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट प्रोवाइड की जाती है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट को भी दी जाती है, उसकी कॉपी क्या आएगी एक्यूज्ड के एडवोकेट को भी दी जाती है। ठीक है, एडवोकेट को दी जाएगी। जो चार्जशीट की जो कॉपी जो है यहाँ पे लिखा है कि सीआरपीसी की धारा 167(2) का के तहत 60 से लेकर 90 दिनों के अंदर चार्जशीट देनी पड़ती है। वो भी उसके डिपेंड करता है किस तरह की सज़ा है, किस तरह का केस बना हुआ है, जैसे चोरी का बना हुआ है या डकैती का बना हुआ है या रेप का मर्डर है। तो इस तरीके से अगर वो नहीं देता टाइम पे, अगर सबमिट नहीं करते हैं, तो धारा 167 के तहत सीआरपीसी को भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत डिफ़ॉल्ट बेल, तुरंत बेल लेने का अधिकार बन जाता है अगर टाइम से ज़्यादा हो जाए तो चार्जशीट सबमिट करने में तो एक्यूज्ड को बेल लेने का अधिकार बन जाता है, डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं उसको। अब भाई चार्जशीट मिल जाती है, चार्जशीट जो होती है 173 कॉपी किसको एक्यूज्ड के एडवोकेट को दी जाती है। अब उसमें चार्ज फ्रेम करना पड़ता है। चार्ज फ्रेम का मतलब होता है कि मान लो किसी ने एलिगेशन लगा दिया, मेरे साथ छेड़छाड़ की, मारपीट की, वो करी, तो उसमें अब एडवोकेट क्या करता है, उसमें कई धाराएं लगी रहती है, कई धारा। तो एडवोकेट क्या करेगा, वो एक्यूज्ड का वो चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम के टाइम में बहस करेगा। तो बहस करेगा, आर्गूमेंट अगर करेगा तो चार्ज को कम करवा सकते हैं, चार्ज को कम करा सकते हैं। और उसमें लगे कि इसमें कोई एक्यूज नहीं था तो डिस्चार्ज भी हो सकता है उसके अंदर। अब इसमें लिखा कि सीआरपीसी की धारा 216 से और 261 चार्ज को कम या बढ़ा सकती है। मजिस्ट्रेट को आर्गूमेंट को देखते हुए मजिस्ट्रेट चार्ज को कम भी कर सकते, चार्ज को बढ़ा भी सकती है। ठीक है, चार्ज अब उससे ये पूछा जाएगा क्या आपने ये क्राइम किया है। मजिस्ट्रेट एक्यूज से पूछेगा क्या आपने ये क्राइम किया है, प्ली ऑफ गिल्टी करते हो, यस और नो। वो नहीं करेगा, यस करेगा तो उसको तुरंत ही उसको सज़ा दी जाती है। किस टाइप की सज़ा है वो डिपेंड करता है उसके केस के ऊपर डिपेंड। ठीक है, अगर वो नहीं करता, नो करता है, तो फिर उसके बाद फिर ट्रायल आगे प्रोसीडिंग चालू हो जाती है, चार्ज लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गवाही शुरू हो जाती है। तो गवाही जो होती है वो एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 137 के तहत, जिसमें जो गवाही जो एविडेंस बुलाए जाते हैं उनको मुख्य परीक्षा हो जाती है, चीफ, फिर क्रॉस किया जाता है, री एग्जामिनेशन किया जाता है 137 के तहत, जिसमें पीड़ित पक्ष जो कंप्लेनेंट होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस बोलते हैं उनको, PW1, PW2, PW3 इस तरीके से क्रम बने रहते हैं। पहले वे आते हैं, उनकी तरफ से एविडेंस होते हैं, फिर उसके बाद आरोपी पक्ष, डिफेंस विटनेस, DW1, DW2, DW3 इस तरीके से DW5 बहुत तरीके बहुत क्रम में लगे रहते हैं। तो फिर उनको बुलाया जाता है। सबसे पहले जो गवाही होती है वो शिकायतकर्ता की होती है, फिर पब्लिक विटनेस की होती है, पुलिस की होती है, डॉक्टर की होती है, फोरेंसिक लैब की होती है, लास्ट में जो होती है आईओ की गवाही होती है। ठीक है, तो PWO का लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों फिर उसके बाद जो लास्ट में फिर डिफेंस विटनेस होता है, डिफेंस एविडेंस होती है, DE होती है,
ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, एक्यूज्ड की गवाही जो होती है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड बोला जाता है, एसए के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसए के लिए रखा जाता है। तो एसए बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। अब आता है फाइनल आर्गूमेंट। धारा 314 के धारा 314 दोनों पार्टी के एडवोकेट अपने पक्ष के समर्थन की बातें कोर्ट में रखते हैं और बहस करते हैं। कि जो क्रॉस होता है कि भाई कंप्लेनेंट को बुलाया और कंप्लेनेंट ने मेरा बयान लिखवा दिया वहाँ पे जाके। बयान लिखवाने के बाद कोर्ट वकील साहब जो डिफेंस के होते हैं, एक्यूज्ड के होते हैं, उनको क्रॉस करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप वहाँ पे थे, क्या करा, वो करा, जो भी है वो तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उनको देख कर ही तो वो है। तो लास्ट में क्या है कि दोनों वकील तैयारी करके आते हैं, फिर उनके बाद एडवोकेट कोर्ट में बहस होती है, फाइनल आर्गूमेंट होती है। फाइनल आर्गूमेंट को देखते हुए जज साहब क्या करेंगे, फिर जजमेंट देंगे फाइनल आर्गूमेंट और सबूतों को देखते हुए। तो धारा 353 के तहत जजमेंट दी जाती है कोर्ट में, जिसमें कि एक्यूज्ड को दोषमुक्त एक्यूटल या दोषी कन्विक्ट ठहराया जाता है। उसके तहत अगर एक्यूज्ड को दोषी ठहराया जाता है तो उसकी अपील धारा 374 के तहत सीआरपीसी के अपील की जा सकती है। वकील एडवोकेट क्या करेंगे, अपील के लिए जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीडिंग आपने देखा दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं और वीडियो आप अच्छे तरीके से बनाऊंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपको कैसी लगे।